तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम और एक अजीम महान मेहमान शख्सियत के साथ आपका होस्ट तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो सच और सच्चाइयाँ हम आपके सामने लेके आने वाले हैं वो यकीनन आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो यकीनन आपके लिए नहीं होंगी। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ से आज पर्दा उठाया जाएगा जो यकीनन आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के खैर ख्वाह बसते हैं उन सब के लिए ये एक खूबसूरत प्रोग्राम होगा, नॉलेजेबल प्रोग्राम होगा, जानने के हवाले से, परखने के हवाले से। और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि ये हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा मामला है जो 78 साल गुज़रने के बावजूद भी आज तक सुलझ नहीं सका। हर साल हमें इसको फेस करना पड़ता है, लेकिन बावजूद हर साल की अज़ियत के दिनों में हम इसके लिए बड़ी मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन जब वक्त गुज़र जाता है तो साथ ही इसको सुलझाने का जो मंसूबा है वो भी गुजर जाता है। आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं, बेशुमार सलाहियतों के मालिक, और खुदा ताला ने उन्हें बहुत सी जगह पे बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और एक आला मकाम अता किया। सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा नाम, मेंबर हैं लाइफ टाइम प्रेस क्लब लाहौर के, बहुत से अखबारात में कॉलम लिखे और पिछले 20-22 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ बहुत आला पैमाने पर काम कर चुके हैं। और नाज़रीन, गुज़श्ता चंद सालों से वो फ्रीलांसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जिस तरह से हमारा नया चैनल है इस तरह से और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों को या जो लोग उनसे रहनुमाई सीख करते हैं उनको वो रहनुमाई भी अता करते हैं। आज हमारे साथ हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत जनाब मोहतरम ज़ी वक़ार मुनीब हक साहब मौजूद हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तारिक साहब, आपने जिन अल्फाज का मेरे लिए चुनाव किया मैं उस पर आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि आज हम बहुत होशरबा इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने लेके आने वाले हैं। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ और ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जो यकीनन आपकी आंखें भी खोल देगा और कान इसलिए कि जब आप अपने कानों से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुनीब हक साहब हैं वो कौन कौन से इंकशाफात आज करने वाले हैं। यूँ तो पाकिस्तान में हर साल ही सैलाब आता है। जी बिल्कुल। और जब सैलाब आता है तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी अपनी अस्तात के मुताबिक और अपनी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक जो है वो लोगों को सहूलियात फ़राहम करने की या उनको उनके मसाइब में से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2025 का जो सैलाब है वो मुल्क की तारीख़ में सबसे बड़ा सैलाब है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सैलाब जो है इसको हमें फ़ेस करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि अब हम जिस दुनिया में रहते हैं ये क्लाइमेट चेंज की दुनिया है, और क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज से मुराद ये है कि दुनिया का तेज़ी से बदलता हुआ दर्जा हरारत। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस खत्ते में वाक़या है वहाँ दुनिया के 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई हिमालय, कराकरम और हिंदू कश। अब पाकिस्तान इन तीनों के बीच में है, और दुनिया के, आप यकीन करें कि दुनिया के जो 10 या 15 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, ये बड़े पहाड़ हैं, पाकिस्तान में से 8 जो है वो पाकिस्तान में फॉल करते हैं, बाकी जो है वो नेपाल में है और कुछ चाइना में है और कुछ 1-2 जो है वो इंडिया में है, राइट। तो अब इस सिचुएशन में जिस वक्त पाकिस्तान का ये पस मंज़र हो, हमने कभी इस बात की तैयारी नहीं की कि हम जिस खित्ते में वाक़या हैं
اس خطے کی موسمی کیفیت کیا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ برف یہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں شمالی علاقے ہیں, KPK ہے, بلوچستان ہے, وہاں سال کے 6-7 مہینے مسلسل برف باری میں گزرتے ہیں. اچھا, اب برف باری کا بھی آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. جب گرمی آئے گی تو وہ برف پگھل کے میدانوں میں آئے گی. اب دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے بنے ہوئے, مختلف قومی سطح پہ, صوبائی سطح پہ ادارے بنے ہوئے. ہمارے یہاں بھی ادارے ہیں, NDMA ہے, PDMA ہے. اچھا, اب ہمارے یہاں جو ادارے ہیں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں جون کے آخر میں, بجٹ کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں, جس وقت مانسون سر پہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا, ہم نے کوئی سارا سال پہلے, مطلب مجھے اس سیلاب کے بارے میں 1 سال پہلے بالکل یہ علم تھا کہ اس سال بڑا فلڈ آئے گا. اچھا, اور وہ بڑا فلڈ آیا اور اس نے آ کے جو تباہی مچائی ہے اس کی جزویات اب ساری قوم کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن مجھے ایک بات جو سمجھ نہیں آئی کہ آپ ہر فلڈ پہ بند توڑتے ہیں, آپ ہر فلڈ پہ سڑکیں توڑتے ہیں, آپ ہر فلڈ پہ جو ہے وہ اس ایک شہر کو بچانے کے لیے چھوٹے شہروں کی طرف پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں. آپ نے واٹر مینجمنٹ کیوں نہیں کی قومی سطح پر؟ پاکستان کی واٹر مینجمنٹ پالیسی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. اچھا, ہمارے ہاں ایک اور پرابلم ہے کہ ہم ساری دنیا میں سیلاب کو روکنے کے لیے, کرٹیل کرنے کے لیے ڈیمز بنائے جاتے ہیں, واٹر ریزروائر, پانی کے بڑے ذخائر بنائے جاتے ہیں. ہم نے وہ بھی نہیں بنائے. اب جب آپ نہ ڈیمز بنائیں گے, نہ واٹر ریزروائر بنائیں گے, نہ واٹر مینجمنٹ کی پالیسی ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں ایک لفظ آپ سنتے ہیں اپنا کلائمیٹ چینج. اب کلائمیٹ چینج تو ٹھیک ہے بھائی, مجھے بتائیے کہ آپ کی واٹر مینجمنٹ پالیسی کیا ہے. اچھا, پھر انفارچونیٹلی پاکستان ایک لو ریپیرین کنٹری ہے. لو ریپیرین کنٹری سے مراد ایک ایسا ملک جو مطلب ہندوستان اپر ریپیرین کنٹری ہے. ہندوستان جو ہے جغرافی طور پر ہم سے اوپر خطے میں واقع ہے. ہمالیہ میں پہلا جو پانی ہے دریا سے نکلتا ہے, ہمالیہ سے یہ دریا ہندوستان میں داخل ہوتا ہے, ہندوستان سے یہ دریا پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اب یہ جو اپر ریپیرین رائٹس کے طور پر ہندوستان ہے وہ اپنے حصے سے زائد کا پانی ہماری طرف چھوڑ دیتا ہے. اچھا, اس کے چھوڑنے کی کوئی مقدار جو ہے وہ طے نہیں ہے کہ جب اس کا دل کرے کہ وہ کتنی مقدار میں پانی چھوڑے گا. اور ہم نے بھی ابھی تک کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ جی پاکستان کے پاس اگر 10 لاکھ یا 8 لاکھ کیوسک پانی آ جائے تو کیا پاکستان اس کو ایبزارب کر لے گا, پاکستان اس کو مینیج کر لے گا؟ نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری مقدار جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ کی 8-10 لاکھ ہے تو ہندوستان 15 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں تباہی مچتی ہے. انڈس تاس ایگریمنٹ ہوا 1960 کا, اس میں یہ بات طے نہیں تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ کتنا پانی چھوڑے گا. اور ابھی تک اب تو خیر کشیدگی ہے, خاصی ٹینشن ہے دونوں ملکوں, اب یہ بات طے بھی نہیں ہو سکتی. بہتر ہوتا کہ اس معاہدے میں اگر یہ بات طے کروا لی جاتی کہ ہندوستان ڈیورنگ مانسون اس حد سے زیادہ پانی نہیں چھوڑے گا تاکہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ہے وہ ہماری ساری تباہ ہو گئی. اچھا, اب یہ تو ہو گیا سیلاب. سیلاب کے بعد جو اگلی سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے ریلیف ایفرٹس. اب ہمارے ہاں جو ریلیف ایفرٹس ہیں, اب بھی پانی اترا ہے خدا کر کے, تو اب دنیا جہان کی جو بیماریاں ہیں سیلاب کی صورت میں, قدرتی آفات ہیں, وہ اب نازل ہوں گی. اچھا, اس سلسلے کی کوئی تیاری نظر نہیں ہے بھائی. یا تو آپ وہاں پر آپ 24 گھنٹے کی آپ کیمپنگ کریں, ڈاکٹرز وہاں موجود ہوں, موبائل ہاسپٹلز وہاں موجود ہوں, وہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوٹیاں لگ, بس سارے 50 لاکھ لوگ, حکومت کا اپنا فگر ہے کہ اس سیلاب سے جو ہے متاثر ہوئے. تو جب آپ 50 لاکھ فگر کو کیٹر کرنے کے لیے جو ریلیف ایکٹیویٹی ہونی چاہیے وہ نہ مجھے نظر آ رہی ہے نہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ابھی میڈیا پرسن ہے, مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی جس لیول کا سیلاب آیا کہ اس لیول کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیٹر کرنے کے لیے, ریلیف ایکٹیویٹی کیٹر کرنے کے لیے ہو گئی. میرا جواب ہے نہیں. ٹھیک, اب اس پس منظر میں جس وقت آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, اس پس منظر میں یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اب ہم سیلاب سے آگے نکل کے دیکھیں کہ اب ریلیف ایفرٹس کس طرح کرنے ہیں. آگے سردی آ رہی ہے, آج سپٹمبر کی 20 تاریخ ہو گئی ہے, اکتوبر میں سردی آ جاتی ہے. اور آپ پنجاب کے میدانوں سے نکل کے جب آپ KPK میں یا آپ بلوچستان میں یا شمالی علاقہ جات میں یا آزاد کشمیر میں جاتے تو وہاں پر جو ہے وہ اکتوبر میں سردی بذاتہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب سردی کا ایک اپنا جو ہے وہ کیٹیگری ہوتی ہے, سردی کے لیے آپ کو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں. مطلب ابھی تک حکومت نے جو ونٹر پریپریشنز ہیں وہ شروع نہیں کی. تو ابھی حکومت جو ہے وہ جب سر پہ پڑتی ہے تو ہمارے یہاں سارے کام ہوتے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. مطلب پلاننگ کی پہلی کیٹیگری میں ہم پانی اتر جائے گا تو اس کے بعد ہم میڈکس پہ آئیں گے, اس کے بعد ہم ریلیف ایفرٹس تیز کریں گے, اس کے بعد ہم ونٹر کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم فوڈ کے لیے جائیں گے اور لوگوں کو
पैरेलल अकोमोडेशन देंगे। अब आप लोगों को कब तक टेंटों में रखेंगे? आपने टेंट आप इतनी सर्दी के मौसम में नहीं चल सकते। आपके KPK में बहुत तबाही हुई है और KPK बहुत बैकवर्ड है पंजाब के लिए, पंजाब ज़रा तरक्की याफ्ता सूबा है। तो एक ही गलतियाँ जो है वो हम बार बार करते हैं, उस करने से ये होता है कि एक ही तबाही जो है वो बार बार आती है। मुनीब साहब, जो सैलाब का रेला पाकिस्तान में दाखिल होता है वो पहले पंजाब में दाखिल होता है, फिर वो पंजाब को चीरता हुआ पूरे पाकिस्तान में तबाही जो है वो लेके आता है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब की जो तकसीम हुई है वो ठीक नहीं है। ठीक कैसे नहीं है? ऐसे है कि जब बाउंड्री कमीशन बना था 1946 में, तो गुरदासपुर जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और गुरदासपुर वो जगह है जो कि कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को ज़मीनी रास्ता प्रोवाइड कर दिया पंजाब से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज, मेन आर्टरी फ्रॉम पंजाब टू इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। हमारे यहाँ इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अब इसके भी आगे दो सब कैटेगरीज है। मैं समझता हूँ कि आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि जब पाकिस्तान बनना तो बाउंड्री कमीशन पंजाब में अपना गुरदासपुर जो था वो बाउंड्री कमीशन में पंजाब में फॉल किया, लेकिन जो अहमदी कम्यूनिटी थी उन्होंने कहा कि जनाब हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। तो उनको खुश करने के लिए ये जो गुरदासपुर है न सिर्फ ये इंडिया को दिया गया, बल्कि इसकी जो तहसील है बटाला जहाँ पर कादियान है वो भी उनको दी गई। ये एक पहली बाज़ाब्ता डंडी थी जो कि मारी गई पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ, और दोनों तरफ के पंजाब के साथ। मैं समझता हूँ कि तकसीम जो है वो गलत हुई, जिसके नतीजे में ये वो जगह है जहाँ से ख़राबी का आगाज़ हुआ, राइट। अच्छा, अब जिस वक्त ये सूरत हाल हुई तो फिर पाकिस्तान में पहले दिन से पानी का मसला था, क्योंकि हिंदुस्तान ऊपर बलाई सतह पर वाक़या है, पाकिस्तान निचली सतह पर सही है। हिंदुस्तान ने 1948 में पहली दफ़ा भी पानी छोड़ा था, और जिसकी वजह से उस वक्त भी मसला हुआ। तो उसके बाद से बातचीत के अदवार चलते रहे। उस वक्त इतनी टेंशन नहीं थी जितनी आज हो गई है। लेकिन 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदाखलत से दोनों मुल्कों ने एक मुआहदा किया है, जिसमें 3 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक़ तस्लीम किया गया, 3 दरियाओं पर हिंदुस्तान का हक़ तस्लीम किया गया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पहले दिन से उस मुआहदे में भी डंडी मारनी शुरू कर दी, और आज हालत ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने वाले जो 3 दरिया उन पर न सिर्फ डैम बना लिए हैं, बल्कि उनके पानी को अपनी मकासद के लिए बतौर वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जिसलिए ये जो इतना पानी जो आया है, जिसकी अभी तक कोई बाज़ाब्ता फिगर नहीं है, मैं कोई 7-8 अखबार रोज़ाना पढ़ता हूँ, अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान ने कितने लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है, राइट। अब जब तक ये एग्जैक्ट फिगर नहीं हो, लेकिन एक बात है कि ये लाखों में है, 15-20 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी जो है वो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि पाकिस्तान इसको कैटर कर सकते हैं। तो एक वजह जो है आज जो हालत पैदा हुई है, पंजाब की गलत तकसीम भी है। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान के पास होता, फिरोजपुर पाकिस्तान के पास होता, तो कि पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आज हो रही है। बिल्कुल सही है मुनीब साहब। यकीनन इस सारी आफत को और जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, इनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद है, और वो मैकेनिज़्म ये है कि ये जो पानी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा या हमारी प्रिजर्व करने की ताकत से ज़्यादा यहाँ पर आ जाता है, रिजर्वायर, उसके लिए हमें डैम जो है वो बनाने अज़हद ज़रूरी। जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जब से हमने होश संभाला हम ये सुनते आ रहे हैं कि डैम बनेंगे, लेकिन आज तक कोई डैम जो है वो हो सकता है पेपर्स में बने हों, लेकिन फिज़िकली जो है वो आज तक कोई डैम जो है वो बना नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, बुनियादी वजह ये हुई कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदाखलत से दोनों मुल्कों ने जब पानी तकसीम किया, तो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से पाकिस्तान में जो पहला बड़ा डैम बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वो है तरबेला। ओके। 1967 में अयूब खान के दौर में बना। दूसरा बड़ा डैम मंगला 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। उसके बाद से पाकिस्तान में वो डैम नहीं बने जो कि इस लेवल पर बनने चाहिए थे, राइट। अच्छा, हमारी तवज्जो कभी भी नहीं रही, मतलब आप देखिए कि हिंदुस्तान में कुछ 400 से लेकर 500 के दरमियान डैम्स हैं। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान ने पहले दिन से अपने वाटर को मैनेज किया है, और उसकी वजह से उसकी तबाही कम हुई है, जितनी हमारे यहाँ हुई इतनी उनके यहाँ नहीं हुई। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों से पहले जो मंसूबा था वो डैमों का, वो था कालाबाग डैम का 1955 का।
پاکستان کے گورنر جنرل تھے غلام محمد خان, انہوں نے 1955 میں جو بجٹ منظور کیا اس میں اس ڈیم کے لیے فنڈنگ رکھی گئی. بالکل صحیح. 1955 آج 70 برس ہو گئے. کالا باغ ڈیم کا کوئی آج تصور نہیں. اگر آج کالا باغ ڈیم بن جاتا تو پنجاب میں جو پانی اور بجلی کا جو بحران ہوا ہے پیدا, بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, عام آدمی افورڈ نہیں کر پاتا, اور پانی جتنا مہنگا ہو گیا وہ بھی عام آدمی افورڈ نہیں کر پاتا. اب یہ کبھی وہ پیدا نہ ہوتا, لیکن تینوں صوبوں نے چونکہ اپنی صوبوں کی اسمبلیوں سے قرارداد پاس کر لی ہے, تو اس کے بعد کالا باغ ڈیم از اے نان اسٹارٹر آلموسٹ. اس پر اب مردہ گھوڑا اس کو کہہ لیا جائے یا کیا کہہ لیا جائے, مجھے کالا باغ ڈیم جو ہے بنتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا, اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنتا تو آپ کوشش کریں کہ پنجاب میں 4-5 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں, اور نہ صرف ڈیم بنائیں بلکہ ڈیم کے ساتھ ریزروائر بھی بنائیں جہاں پر آپ پانی کو اکٹھا کرتے ہیں, پانی کو اسٹور کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جون کے بعد ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں, جون جولائی اگست نومبر ان 4 مہینوں میں ہم سنتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن جب تباہی آتی تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے کہ اخبارات کے صفوں کو صفحے بھرے پڑے ہیں کہ آج فلانا پنڈ رڑ گیا, آج فلانا رڑ گیا, کل فلانا رڑ جائے گا, پرسوں فلانا رڑ جائے گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک واٹر مینجمنٹ پالیسی دیں کہ آپ اتنا پانی آئے گا تو ہم یہ کریں گے, اتنا پانی آ گیا تو ہم یہ کریں گے. وہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی, اس کی ڈومین میں واٹر مینجمنٹ کو بھی شامل کیا جائے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے. جی منیب صاحب, آپ نے ذکر کیا کالا باغ ڈیم کا, اور یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. اس کی وجہ سے قوم بھی تقسیم ہوئی, اور اس کی وجہ سے قوم کے ساتھ بڑے خطرناک قسم کے داؤ پیچ بھی کھیلے گئے, اور کچھ ایسے عناصر بھی تھے جنہوں نے کالا باغ ڈیم کا نعرہ لگا کر لوگوں سے بے شمار ذخائر بھی اکٹھے کیے, وسائل بھی اکٹھے کیے. لیکن آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیوں کالا باغ ڈیم جو ہے, جب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑے ایسے ڈیم کی ضرورت ہے جہاں پر ہم بہت زیادہ ریزروائر جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں ہو رہا ہے. مطلب اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. مثلا کے پی کے کا کیا اسٹینس ہے آج میں آپ کو بتا دوں. کے پی کے نے کہا کہ آپ میاں والی کو فرنٹیئر میں شامل کر دیں تو ہم کالا باغ ڈیم کے کیا ہے. اب یہ ویسی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ پشاور میں رنجیت سنگھ کے زمانے میں پنجاب کا حصہ تھا پشاور, تو پشاور کو پنجاب میں شامل کر دیا جائے. اب اگر آپ اپنی مرضی سے جو ہے شہر جو ہے وہ ادھر ادھر کریں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور زیادہ کام خراب ہوگا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. وہ بھی ٹیکنیکلی اس وقت کے جو چیئرمین تھے شمس الملک ابھی حیات ہیں, انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں, نوشہرہ نہیں ڈوبے گا اور نوشہرہ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ولی خان اور ان کی پارٹی این پی اور نیب اتنی مخالف رہی کہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا کہ وہ اب خاصا مشکل ہو گیا ہے اس ڈیم کو چھیڑنا. دوسرا, تینوں صوبوں نے بلوچستان, سندھ اور فرنٹیئر کے پی کے تینوں نے اس پر قراردادیں پاس کی ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی مشترکہ حکومت ہے, وہ اس کار خیر کو چاہیں تو 24 گھنٹے میں کالا باغ ڈیم بننے کا اعلان کر دیں, پاکستان کے بارے نیارے ہو جائیں گے, اور پنجاب میں جو آپ کو توانائی کا بحران اور بجلی کا بحران اور جو پانی کا بحران ہے یہ حل ہو جائے گا. ناظرین, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں, ایک تیر سے 2 شکار جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ایک تو جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس سے جان چھوٹ سکتی ہے, اور دوسرا جو ہمارے ملک میں بجلی کا بڑا بحران رہتا ہے, اور بحران کی وجہ سے آج بجلی کی قیمتیں اس سطح تک پہنچ گئی ہیں کہ ایک عام شخص جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں ذاتی طور پہ اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہوئی ہیں بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے. اور میں اس بات, یہ خطرناک بات میں کرنے لگا ہوں کہ میں نے بہت سی عورتوں کو اپنی عصمتیں بیچتے ہوئے دیکھا ہے بجلی کے بل بھرنے کے لیے. تو منیب صاحب, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور دیکھیں, اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے کالا باغ ڈیم کا, تو پنجاب کا مسئلہ تو خاصا حل ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے ملک کی فلاح جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے. سر, ایک بات ہے کہ جنگ کی تیاری جو ہے وہ امن کے دنوں میں ہوتی ہے. جی بالکل. اور سیلاب آنے سے پہلے سیلاب کی تیاری ہوتی ہے, بند باندھے جاتے ہیں, بالکل بالکل, پل جو ہیں بنائے جاتے ہیں. لیکن جس طرح کہ ہمارے ملک میں تمام ڈپارٹمنٹس میں, تمام شعبوں میں پلاننگ کی کمی ہے, جی, معاملات کو
अच्छे तरीके से जी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया नहीं जाता, किया जाता। देखा नहीं जाता। जी बिल्कुल, क्या आप समझते हैं कि सैलाब के मामले में भी जो हमारी मैं हुकूमतें बिल्कुल हैं, आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की, आपने बिल्कुल सही जगह पर निश्चित रखा। हमारे यहाँ किसी भी सतह पर प्लानिंग इतनी वैसी नहीं है जैसी कि अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड होनी चाहिए। हाँ, ज़मीनी हक़ाइक़ और हैं, फाइलों में कुछ और होता है, पॉलिसियाँ कुछ और होती हैं, नकलता कुछ और है, नतीजा पे तबाही होती है। देखिए, आप सबसे पहले ये देखें कि आपके वसाइल क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं। हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं पता कि अब हमारे वसाइल क्या हैं। अच्छा, फिर हम मसाइल जब होते हैं तो पता लगता है कि मसाइल जो है वसाइल से ज़्यादा है, तो वसाइल को खा जाते हैं। हमारे यहाँ वसाइल को और मसाइल दोनों को एक तखमीना बनाना चाहिए, एक चार्ट बनना चाहिए कि ये हमारे वसाइल हैं, ये हमारे मसाइल हैं। इन वसाइल के साथ हम इस हद तक मसला हल कर सकते हैं और इन वसाइल के साथ हम ये मसला हल नहीं कर सकते। अब जब तक अपने मसाइल और वसाइल का अलग अलग चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो मामला हल नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे कि चले आ रहे हैं। सर बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि हमें अपने मसाइल का और वसाइल का एक पैरेलल चार्ट बनाने की ज़रूरत है और इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि हम कैसे अपने मतलब कम अज़ कम वसाइल में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पर काबू पा सकें। सर मुझे ये बताएं कि क्या सैलाब को रोकने के लिए कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल किया जा सकते हैं। मसलन आप सबसे पहले ये करें कि ये देखें कि आप हिंदुस्तान बाउंड है आपको पानी छोड़ने का इंडस वाटर कमिश्नर की लेवल पर, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो चौका इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर चुका है। एक और प्रॉब्लम है, अब हिंदुस्तान एक तरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं कर सकता। आप हिंदुस्तान को ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि जनाब आपने जो बात करनी है पानी के हवाले से इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से करें। इस तरह जितनी दफ़ा उन्होंने पानी किया है वो बाज़ाब्ता एम्बेसी बताया, हमारी एम्बेसी को इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन ने कि जनाब हम पानी छोड़ने जा रहे हैं। ये गलत बात है। पाकिस्तान को इस मामले को दोबारा वर्ल्ड बैंक के पास ले जाना चाहिए और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक को कहना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बार फिर इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने पर तुला हुआ है। हिंदुस्तान को बाउंड किया जाए कि वो जो तय हो चुका है कि अगर उसने कोई इतला देनी है तो वो इंडस वाटर कमिश्नर की सतह पर दे, उसको दे, और हमें बताया जाए, एक 4-5 दिन पहले बताया जाए कि वो इतना पानी छोड़ेगा। उसके बाद हमें अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वाटर कंपोजिट पॉलिसी, वाटर कि आपने मैनेजमेंट पॉलिसी कह लें उसको, कंपोजिट पॉलिसी कह लें उसको, जो मर्ज़ी आप उसको कह लें, कि अगर इतना पानी आएगा तो हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। प्रॉब्लम मैनेजरियल स्किल्स की है। हम हिंदुस्तान को एक हद से ब्लेम नहीं दे सकते। वो अपना एक्सेस वाटर छोड़ते रहे, वो आगे शरारत करते हैं, पहले भी शरारतें की, अब भी किए, आगे भी वो करेंगे। हमें अपने घर को ऑर्डर पे करना चाहिए। अगर हमारा घर ऑर्डर पे हो जाए तो मैं समझता हूँ मामला हल हो सकता है। सर मैं आपके ह्यूज तजर्बे से एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो अपने नाजरीन के बिहाफ पे आपसे पूछने की जसारत करूँगा। जिस तरह कि आपने गुफ्तगू के पहले मरहले में आपने बताया कि लोगों को इनसफिशेंट जो केटस किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है, लोगों को मुनासिब इंतज़ाम जो हैं वो नहीं मिल रहे। बैरूनी ममालिक से अरबों खरबों डॉलर की इमदाद पाकिस्तान में आती है जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, वो 2005 वाला ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब, 2010 वाला सैलाब हो, 2025 वाला हो, 2025 वाला सैलाब, या कोई भी किसी भी किस्म की कोई उफ्ताद पाकिस्तान पे पड़ी, तो जितने भी खैर खा ममालिक हैं वो दिल खोल कर पाकिस्तान की इमदाद करते हैं। और बहुत से जो पाकिस्तान के जो वेल विशर्स हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, जिन्हें खुदा ताला ने बड़ा दिल दिया है, वो भी अपना चैरिटेबल दिल जो है वो खोलते हैं। इतनी अमदाद आने के बावजूद भी हम वो लोग जो इस तबाहकारी से अफेक्टेड होते हैं हम उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर पाते। क्या आप समझते हैं कि ये जो इमदाद आती है क्या इसका मुसरफ ठीक तौर पे होता है, या इसकी तकसीम को कैसे किया जाए ताकि तमाम लोग जिनके मसाइल हैं वो अपने मसाइल से छुटकारा पा सकें? देखिए, आपने बड़ी आपने पिंचिंग बात की और बड़ी तकलीफ दे बात की। देखिए, करप्शन यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक है। कोई इदारा आपका ऐसा नहीं है जो करप्शन से बचा हो। अच्छा, अब पाकिस्तान में जितने ज़लज़ले हैं उन सब में करप्शन हुई।
पाकिस्तान में जितने सैलाब आए उन सब में करप्शन हुई है, राइट, और आज तक उनको पता नहीं लगा किसने की। मैं समझता हूँ कि हमें एक फ्लड टू ट्रांसपेरेंट वार्निंग कमीशन बनाना चाहिए और ये सारे वसाइल इसको देने चाहिए, फ्लड ट्रांसपेरेंट वार्निंग कमीशन को, जो ये वफाकी सतह से लेकर तहसील की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील लेवल पर हो, और ये फ्रेंच इसकी जो डाउन टू अर्थ है वो सारा यहाँ तक आए, तहसील की सतह, मरकज़ से लेकर नीचे तक, और इसको वसाइल दिए जाए कि जहाँ जितने मसाइल है उसके मुताबिक इसको वसाइल दिए जाएँ, और इसकी ऑडिटिंग का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट शफाफ निज़ाम जो है वज़ा किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह आज फ्लड आया, अभी तक कोई बैन अवी इमदाद नहीं हमें आई, इसलिए नहीं आई, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने नहीं दी कि उनको पता है कि यहाँ मैसिव करप्शन होती है। आप जब तक करप्शन का खात से जान नहीं छुड़ाएंगे, इस मैंने से जान नहीं छुड़ाएंगे, कोई आपको इमदाद नहीं देगा। मैं समझता हूँ इसके लिए हमें एहतसाब, वक्त की ज़रूरत है, एक शफाफ अदारा बनाना चाहिए, फ्लड ट्रांसपेरेंट वार्निंग कमीशन, जिसमें हम ये देखें कि हमारे ये वसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हैं, ये वसाइल हैं, ये मसाइल हैं, और ये हमें चीज़ें दरकार हैं। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यही कुछ होगा जो पिछले 78 साल से हो रहा है। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से हम जो चैरिटी की रकम होती है हम उसके साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। अलमिया है, और यकीन जाने कि दिल दहल जाता है जब इस तरह के काम में भी लोग करप्शन करते हैं, लोग इस तरह के मामलात में भी अपने दिमाग का मनफी इस्तेमाल करते हैं। यकीनन दिल खून के आंसू होते हैं। अगर पूछा जाए उन लोगों से कि जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके बच्चे 2-2, 3-3 दिन दूध का एक घूंट पीने के लिए भी बेचैन होते हैं, खाना मैसर नहीं, मौसमी लिबास लोगों के पास मौजूद नहीं, और जो उनका अपना सारा इंतज़ाम व इंसराम था वो भी सैलाब की नज़र हो गया। बिस्तर नहीं है लोगों के पास, सर पे छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और इतने ज़्यादा मसाइल। और कुछ हमारे सर्वे के मुताबिक लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात हैं उनकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, मच्छर की वजह से, मक्खियों की वजह से, और फिर पानी में कुछ ऐसे वायरसेस जो हैं वो भी आए कि जिन्होंने लोगों के जिस्म पर जल्द की बीमारियां जो हैं वो पैदा कर दी। बेशुमार मामलात हैं, बेशुमार मसाइब हैं जिनको एक आम आदमी जो है वो फेस कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। नाज़रीन, यकीनन आज की ये जो हमारी नशिस्त मुनीब हक साहब के साथ हमारी ठहरी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आई ओपनर बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाई, और यकीनन ये तज्ज़ियात जो हैं ये उनकी सारी लाइफ की रियाजत है, उनका बेशुमार तजर्बा इसमें पनाहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को, हुकूमत पंजाब को बिलखुसूस इस तरह के जो हमारे ब्रेन हमारे पास मौजूद हैं उनका मुसरफ़ जो है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि नालायक किस्म के वज़रा को इस तरह के मुनासब दे दिए जाएं कि जो काम जिसके बारे में उनको कोई इल्म नहीं है, जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं, उसकी बजाय हमें इस तरह के जो बड़े ब्रेन्स हैं, जो थिंक टैंक्स हमारे मुल्क का बन सकते हैं, उनसे खिदमत जो है वो हासिल कीजिए। यकीनन हर एक मसले का हल मौजूद है, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा मसला या प्रॉब्लम नहीं जिसका हल मौजूद नहीं, और हल निकालने के लिए मुनीब हक साहब जैसी शख्सियात भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मुनीब हक साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में बुलवाया और बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू की, और मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त ये चैनल ऑन एयर होगा तो इस इंटरव्यू को देखा जाएगा और आपके चैनल की वाह होगी। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। जी नहीं चाहता जिस तरह की खूबसूरत बातें मुनीब साहब के साथ हमारी हो रही हैं, दिल चाहता है कि हम हो, लेकिन हम फिर दोबारा किसी अच्छे प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे तारिक सरार चौधरी को और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।